हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सोशल साइंस अर्थात सोशल स्टडी, जो आपके यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान टेट के लिए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? यहाँ पर खगोलीय पिंड पूछा जा रहा है और पृथ्वी के सबसे निकट यहाँ पर चंद्रमा देखने को मिलेगा, खगोलीय पिंड। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है उत्तरी अमेरिका से होकर, दक्षिणी अमेरिका से होकर, अफ्रीका से होकर या उपरोक्त में से कोई एक महाद्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि उत्तरी अमेरिका से होकर भूमध्य रेखा आपकी नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा को हम 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, और जबकि उत्तरी अमेरिका से आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, तो यह गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। महासागर से छोटा वृहद लवणीय जलाशय कहलाता है। जो महासागर से छोटा तो होगा लेकिन लवणीय जलाशय होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सागर कहलाएगा। भाई महासागर से छोटा होगा सागर। जैसे अगर मैं बात करूं अपने भारत के पास कौन सा मिलेगा, तो अरब सागर भी मिलेगा और बंगाल की खाड़ी भी मिलेगी, यानी बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे कोई बड़ी नदी है और उसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो वो जितने क्षेत्र से बहती है तो उस अपवाह क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम नदी घाटी के रूप में कहते हैं। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? गंगा, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। और यह कहाँ से निकलती है? तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। और असल में यह गंगा नदी नहीं बल्कि भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो वहीं से यह गंगा के नाम से जानी जाती है। और सबसे पहले यह देवप्रयाग में आती है। कहाँ पर? देवप्रयाग से गंगा के नाम से जानी जाती है। और साथ ही साथ हरिद्वार से यह स्थल खंड यानी मैदानों में यह प्रवेश करती है। और अगर हम बात करें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, तो उसके लिए आप गोदावरी आंसर लगाएंगे जब दक्षिण भारत की आपसे पूछी जाए। अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीनविच माध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है? ग्रीनविच माध्य समय जो होता है वो लंदन से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर से, इस तरीके से। और उससे भारत का जो ये 82.5 डिग्री आपका मिनट है, 82.5 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट, यहाँ तक आते आते भारत में कितना अंतर आ जाता है? तो 5.5 घंटे का अंतर आता है। अगर आप शाम के 5:30 बजे की बात कर रहे होंगे तो दोपहर के 12 बजे लंदन में बज रहे होंगे। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका हिमशैल। हिमशैल यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यह आकृति सामान्यतः ध्रुवों के समीप होती है, यानी 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ। लेकिन भारत में न तो नॉर्थ पॉइंट है इसका और न ही साउथ पॉइंट है, इसीलिए हिमशैल देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? महासागर की बात हो रही है तो एक ही महासागर मिलता है, और जिसका क्या नाम है? हिंद महासागर। अगर आपसे पूछा जाता कितने सागर मिलते हैं तो आप कहते 2 सागर मिलते हैं, जिसमें एक अरब सागर मिलता है और दूसरा मिलता है बंगाल की खाड़ी। तो ये दोनों ही सागर हिंद महासागर के अंतर्गत हैं, तो इसलिए महासागर केवल एक और जबकि सागर 2 मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी आपकी केरल में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो उसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगले प्रश्न को देखें। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, अर्थात वाराणसी में दिया था, जो कि यूपी के अंतर्गत आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। ये सारनाथ को ही ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता है, ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश दिया था वो किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना जाता है, कि धर्म का पहिया घूम रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखें। अंतिम मौर्य शासक कौन था?
अंतिम मौर्य शासक की बात की जा रही है, तो बृहदत्त अंतिम मौर्य शासक था और इसी की हत्या शिशुनाग वंश ने करके जो है कि शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो बृहदत्त को किसने मारा था? इसके सेनापति थे, क्या नाम था उस सेनापति का? शिशुनाग। इसने बृहदत्त की हत्या की और शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, 6ठी सदी ईसा पूर्व। अगले प्रश्न को देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अवाचनीय, संस्कृत, फारसी, द्रविड़। तो अभी तक तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और अगर हम फिर भी अगर कहें कि कैसी है तो हम देखते हैं चित्रात्मक जो है कि मानी जाती है, क्योंकि उसमें चित्रों का बहुत प्रयोग किया गया है। और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम अवाचनीय कह देंगे, यानी जिसको वाचा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, क्योंकि समझा ही नहीं गया अभी तक। अगले प्रश्न को देखें, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग क्या नहीं जानते थे? देखिए, कांस्य धातु बनाते ही थे वो, तांबा और टिन का प्रयोग करके। सोने का प्रयोग वो जानते ही थे, चांदी का भी जानते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग नहीं करते थे। लोहे का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ? महाजनपद काल में होना शुरू हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी। कब की थी? तो 78 ईस्वी में की थी, 78 ईस्वी में। और कनिष्क किससे संबंधित है? तो कुषाण शासक से संबंधित है, यानी कुषाण वंश के एक पराक्रमी शासक थे और इन्होंने क्या किया था? मथुरा शैली का बहुत विकास किया था। मथुरा की जो शैली है, मतलब मूर्ति कला की, उसका बहुत विकास हुआ था, जिसमें महात्मा बुद्ध की आपको बहुत ही प्रत्येक विभिन्न प्रकार की जो है कि मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? अब इस क्वेश्चन में देखिए डाउट है। गवर्नर जनरल की अगर हम बात करेंगे तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन होने चाहिए थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक होने चाहिए थे, जिन्होंने 1835 में पहला पद प्राप्त किया। लेकिन अगर यहाँ पे भारत काट दिया जाए, बंगाल का पूछा जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो क्लियर हो गया आपको, बंगाल का होना चाहिए वॉरेन हेस्टिंग्स और पूरे भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इस ऑप्शन में दिया नहीं है। और अगर हम बात करें कैनिंग की, तो ये भारत का सबसे पहला वायसराय है जो 1858 में इस पद को ग्रहण करता है, और इसी कैनिंग के समय में ही 1857 का प्रथम क्रांतिकारी विद्रोह भी हुआ था, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष हुआ। अगले प्रश्न को देखें, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो सिपाही विद्रोह के नाम से जो जाना जाता है, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अवध में। अवध में जो है कि सिपाही विद्रोह कहा जाता है इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया था, रियासत का दर्जा किस वर्ष हमारा खत्म हो गया था? तो वर्ष 1950 में यह दर्जा खत्म हो गया था, उससे पहले हम एक रियासत के रूप में थे। अगले प्रश्न को देखें, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो तो थे माउंटबेटन, लेकिन अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी को माना जाएगा। किसको माना जाएगा? सी राजगोपालाचारी को माना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं अब हम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, मौसम और जलवायु की संकल्पना को पढ़ाते समय सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी जिससे विद्यार्थी मौसम के विभिन्न प्रकार के तत्वों को समझ सकेंगे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? डी ऑप्शन हो जाएगा, समाचार पत्र से लगातार 5 दिनों के मौसम की रिपोर्ट को एकत्र करना और उन्हें अपनी नोटबुक में चिपकाना। तो इससे उनको एक जानकारी मिल सकेगी और वो अनुभव कर सकेंगे उसको। अगले प्रश्न को देखें, सामाजिक विज्ञानों के शिक्षण में बच्चों के संवेग बहुत आसानी से उजागर होते हैं, शब्दों से नहीं बल्कि दृश्यों और आवाज़ों से। इसके लिए शिक्षण का कौन सा तरीका सबसे अधिक प्रभावी होगा? सही जवाब हो जाएगा ए, क्षेत्र भ्रमण कराइए और सर्वेक्षण कराइए उनको, तो वो ज़्यादा ही प्रभावी होगा, क्योंकि वो देखेंगे चीज़ों को, सुनेंगे चीज़ों को। और अगले प्रश्न को देखें, गरीबी को पढ़ाते समय कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित होगी? तो कौन सी व्यूह रचना सबसे ज़्यादा उचित हो जाएगी? वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को जब आप शामिल करेंगे तो गरीबी के बारे में बहुत अच्छे से वो बता सकेंगे। ए ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न को देखें, यह देखा गया है
कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में अपने पक्षपात, पूर्वाग्रहों और अभिवृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। अतः शिक्षण का उपागम कैसा होना चाहिए? शिक्षण का उपागम चर्चा उन्मुखी होना चाहिए, यानी कि चर्चा पे या वाद विवाद पर ओरिएंटेड होना चाहिए। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय क्या करना चाहिए एक अध्यापक को? तो शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, एक शिक्षक शिक्षिका कृषि के तरीकों को स्पष्ट करते हुए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि तरीकों से जुड़े केस अध्ययनों पर चर्चा करते हैं और वह सीखने के किस पहलू पर बल दे रही है? अगर वो ऐसा कर रही है तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जब यहाँ पर कंपैरिजन किया जा रहा है, तुलना की जा रही है, तो बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मूर्त उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करते हुए सीखने की योग्यता। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अब मीडिया को किसके साथ निकटीय संबंधों के कारण स्वतंत्र नहीं माना जाता है? तो ये आप लोग भी अपने टीवी चैनल पर देख रहे होंगे, लगातार सुनते भी होंगे। तो व्यापारिक घरानों और राजनीतिक संस्थाओं, इनसे संबंधित होने की वजह से ही अब जो है कि मीडिया स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्तर की जांच करने के लिए न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा समिति गठन किया गया था? उस समिति को क्या कहते हैं? सच्चर समिति। और इसने मुस्लिमों का अध्ययन किया था, मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, दादन व्यवस्था क्या है? दादन व्यवस्था पूछा जा रहा है। तो यह जहां व्यापारी कच्चे माल की आपूर्ति करता है और तैयार माल प्राप्त करता है, तो ऐसी स्थिति को दादन व्यवस्था के अंतर्गत जाना जाता है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सी के जानू एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आदिवासी कार्यकर्ता हैं। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखती है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? कि जब वो अर्थ समझने के लिए एबल हो जाएंगे तो ये क्या करेगा? बोधन की यानी अंडरस्टैंडिंग के लेवल को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन भाग 2 अन्य पद्धतियों के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पद्धति का समर्थन करती है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि खुली पुस्तकों द्वारा अभ्यास प्रश्न हल करवाना। अगले प्रश्न को देखें, शिक्षक बिना बोझ के 1993 यह अनुशंसित करता है कि सामाजिक विज्ञानों में अधिगम को शिक्षा जो होनी चाहिए बिना बोझ के, तो ये सामाजिक विज्ञान में क्या अनुदेश करेगा? कि सामाजिक, राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने हेतु संकल्पनाओं और योग्यताओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसी से शिक्षा का क्या होगा? बिना बोझ की होगी और सामाजिक विज्ञान बहुत अच्छे से सीखेगा बच्चा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में हम क्या देखेंगे? कि बच्चों के अनुभवों, उनके विचारों और उनकी सक्रिय सहभागिता को ही हम पहले प्राथमिकता देंगे, उसके बाद टीचर अपना जो है कि अनुभव शेयर करेगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए सामाजिक विज्ञान में? यह विश्वसनीय प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना कि किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है, यही सामाजिक विज्ञान का आकलन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, सामाजिक विज्ञान कक्षा में अन्योन्य क्रिया पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सबसे उपयुक्त होगा? तो सबसे उपयुक्त कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्रीज दिखाना। जब आप इस तरीके से कई सारे टॉपिक को इंटररिलेट करके पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट्रीज अगर आप दिखाते हैं तो सबसे बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक तर्कणा से संबंधित है? मौखिक तर्कणा से संबंधित है, यानी कि ओरल एक तरीके से जो आपकी लॉजिकल होती है, डिबेट होता है। तो यह आपका संकल्पनाओं पर तत्काल अनुप्रयोग एवं वाग विस्तार, यानी उस पर पूरी चर्चा होना। 141 का ए सही होगा। अगले प्रश्न को देखें, जनहित याचिका PIL
किसके द्वारा लाई गई थी या किस काम के लिए आई थी? तो सी ऑप्शन होगा, न्याय मिलने में इससे बढ़त आई है कि पीआईएल के द्वारा जो समाज के वंचित और गरीब लोग होते हैं या जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठ पाती है, तो उसके लिए क्या होता है, न्याय मिलने में बढ़त हुई है। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये थे आपके टॉप एमसीक्यूज़। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।